नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश सरकार जहां प्रदेश को चीता प्रदेश बनाने में लगी हुई है, पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में प्रदेश सरकार भी विशेष ध्यान दे रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो के जंगल में 5 चीतों को छोड़ा है, लेकिन कांग्रेस इन चीतों के बहाने प्रदेश में अर्थव्यवस्था की गति पर सवाल खड़े कर रही है, जिससे सियासत गर्मा गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी चीते छोड़ रहे हैं और चीता सबसे तेज दौड़ता है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति चीतों की तरह दौड़ रही है? मुख्यमंत्री जी पहले यह बताएं, प्रदेश के युवाओं को जो लाभ दे रहे हैं, क्या वह चीते की रफ्तार की तरह दे रहे हैं? छात्राएं स्कूटी के लिए परेशान हो रही हैं, लेकिन सरकार उनकी परेशानी दूर नहीं कर रही। उमंग सिंगार ने सीएम को सलाह देते हुए कहा कि चीतों की रफ्तार की तरह आप भी कार्रवाई करें, किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के लिए काम करें तो बेहतर होगा। सुनिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी चीता छोड़ रहे, चीता सबसे तेज रफ्तार से दौड़ा जाता है। क्या प्रदेश की आर्थिक स्थिति चीते की तरह दौड़ रही है? ये बताया मुख्यमंत्री जी। और क्या प्रदेश के युवाओं को आप जो लाभ देना चाहते हैं, क्या वो चीते की तरह आप दे रहे? स्कूटी आप 9 महीने 10 महीने बाद दे रहे हो, 50 स्कूटी दे रहे हो। इसके पहले आप टेंडर कराने थे तो कब से दे देते? बच्चों को मिल जाती। आज कॉलेज जो 12वीं पास हुए, कॉलेज अगर 1 साल उनका होने आया तो आज वो स्कूटी से जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी, मेरी आपको सलाह है कि चीते की तरह आप भी कार्रवाई करें, युवाओं और किसानों के लिए, बहनों के लिए, प्रदेश के लिए। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य है कि नेता प्रतिपक्ष अपनी भूमिका का सही निर्वहन नहीं कर रहे हैं। विपक्ष को मध्य प्रदेश का विकास दिखाई नहीं दे रहा है। जिस रफ्तार से कांग्रेस खत्म हो रही है, लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ गए। उस रफ्तार को नेता प्रतिपक्ष नहीं भांप पाए। नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के विकास को नहीं भांप रहे हैं तो राजनीति में क्या करेंगे? वे शुरू रूप से प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। सुनिए। उमंग सिंगार जी जिस उमंगता के साथ मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मध्य प्रदेश के विकास की रफ्तार को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है दिन प्रतिदिन, लाखों लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़ गए, उस रफ्तार को भी नहीं भांप पाए। अब मध्य प्रदेश के जो विकास को नहीं भांप पा रहा है, मध्य प्रदेश के जन भावनाओं की रफ्तार को नहीं समझ पा रहा है, वो राजनीति में क्या करेंगे? यही दुर्भाग्य है। प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन भी वो शुद्ध रूप से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए प्रलाप करना स्वाभाविक है। लेकिन मध्य प्रदेश दिन प्रतिदिन रफ्तार से प्रगति भी कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में जो बीमारू राज्य ये लोग छोड़कर गए थे, आज बदलता हुआ मध्य प्रदेश देख रहे हैं, तो ये स्वीकार नहीं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मिलन भार्गव जी, प्रवक्ता बीजेपी, सिद्धार्थ राजावत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे सिद्धार्थ राजावत जी, प्रवक्ता कांग्रेस। कांग्रेस ये कह रही है कि अर्थव्यवस्था चीते की रफ्तार से तेज नहीं चल रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि वो भांप ही नहीं पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश किस तरह से आगे बढ़ रहा है। ये भी नहीं भांप पा रहे हैं कि कांग्रेस किस रफ्तार से खंडित हो रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस की तो बात ना करें, 132 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस कभी खंडित नहीं हो सकती और न कभी खत्म हो सकती है, चाहे कितना भी संगीत उसमें प्रयोग कर लें, तो करते आ रहे हैं। इसमें कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। और देवेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आज उमंग सिंगार जी ने जो भी मुद्दे रखे हैं, जो बात कही है, कृपया करके
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री करीब उस पर संज्ञान लेते हुए बात करें। आज करीब आप ये देखिए 24,000 के करीब विद्यालय बंद हो चुके हैं, जिसका पूरा मेरे पे डाटा एनसीआरबी का डाटा है, जिसमें 78,000 के करीब बच्चे, बच्चियां और महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब हो चुके हैं। इसका पूरा डाटा है मेरे पास, जिसमें से 7,813 नाबालिग बच्चियां हैं। तो कम से कम इस पे भी संज्ञान लें। और रही बात, आपने देखा था पिछली बार श्री देवड़ा जी ने बजट पेश किया था, उसमें अंतरिम बजट लेकर आए थे जब 3.5 लाख करोड़ का प्रावधान था। तो उस 3.5 लाख करोड़ के बजट में आपने क्या किया? एमएसपी की बात की थी आपने, क्या एमएसपी आपने लागू की? 2700 और 3100 की बात की थी गेहूं और धान की, क्या आपने वो लागू की? और 20,000 महिलाएं जो आपने जो राशि दे रहे थे उनमें से नाम काट दिया आपने, लाडली बहनाओं में से 20,000, क्षमा चाहता हूँ 20 लाख लोगों का। तो उस पर आप क्या संज्ञान ले रहे हो? जो अभी 21 साल की जो बच्चियां अभी लाडली बहना में आई है, क्या आप उनको दे रहे? क्या प्रावधान रखा आपने? 18,000 करोड़ रुपया लाडली बहनाओं को देने का जो बजट रखा था, आपने वो बजट पूरा नहीं किया। उनको कईयों को तो आपने जो प्रलोभन और वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह जी जो घोषणाएं करके गए थे उसको कहीं ना कहीं मोहन यादव जी मतलब फलीभूत नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उमंग सिंघार जी ने सारे मुद्दे और ये बात कही है। इस पे आप भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है, आप इनसे पूछिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि जो चीते की रफ्तार सबसे तेज होती है, क्या मध्य प्रदेश की जीडीपी इतनी तेज भाग रही है कि नहीं भाग रही है, ये पूछना चाह रहे हैं। और केंद्र से जो जीएसटी का पैसा आना चाहिए था वो अभी तक क्यों नहीं आया है, ये भी आप पूछिएगा। करीब 75,000 करोड़ के करीब है ना। पूछ तो आप ही रहे हैं, पूछ तो आप ही रहे हैं, तो जवाब दे दें भार्गव जी। जी देखिए, जिस प्रकार की विपक्ष की परिस्थिति है और सवालों की बौछार है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मध्य प्रदेश की विकास रफ्तार है, इसमें ये जरूर भांप नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति और दुर्गति सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी में जो प्रतिस्पर्धा, कुर्ताफाड़, कुर्सी मार चल रही है, उसमें उमंग सिंघार जी अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत नाकामी से कर रहे हैं। आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वो कैमरे का उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन क्या वो कर पा रहे हैं? कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठकों से वो गायब रहते हैं। अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को आंसू बहाना पड़ते हैं, रोना पड़ता है भरी बैठक में। तमाम नेताओं को कैंसर जैसी संज्ञा देनी पड़ती है जीतू पटवारी जी को। तो ये तो विपक्ष की भूमिका है। उस विपक्ष में क्या मध्य प्रदेश की चिंता है वो तो छोड़ दीजिए। वे अपने आंतरिक कलह से ही जूझ रहे हैं। एक दूसरे को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी बता के खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है। और उमंग सिंघार जी चूंकि पूर्व में वन मंत्री भी रहे, आज चीतों को लेकर मध्य प्रदेश ने जो काम कर दिखाया और टाइगर स्टेट का तमगा मिला है, तो उनकी नाकामी सबके सामने है। आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीमारू राज्य से निकलकर मध्य प्रदेश को जो नई रफ्तार के साथ विकास के नए आयाम दे रही है, और आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश जो भारत में नंबर 1 स्टेट बने, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिस रफ्तार के साथ प्रदेश, देश और देश के बाहर विकास के नए आयाम लिखने लोगों से संवाद कर रहे हैं, कंपनीज ला रहे हैं। आने वाले समय जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है उसमें तस्वीर बहुत रफ्तार से बदलने वाली है, इसलिए घबरा गए हैं। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप तो लगा लेते हैं, लेकिन इनकी भूमिका मध्य प्रदेश के सकारात्मक रूप से डेवलपमेंट में क्या हो सकती है, उसके लिए ये क्या योगदान कर सकते हैं, उसकी चिंता कतई नहीं करते। आज जब मध्य प्रदेश में निवेश इतने बड़े पैमाने पर आ रहा है, ना ही कोई चुनाव है कि आप चुनाव से जोड़कर उस पर आरोपित कर दें, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में जो हमको जनता ने आशीर्वाद दिया, हम लगातार परिश्रम कर रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश में विकास के आयाम स्थापित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट हर स्तर पर मोर्चे पर लगी हुई है। अब जो इन्वेस्टमेंट आने हैं उसमें एक सकारात्मक रवैया प्रतिपक्ष का होना चाहिए सैद्धांतिक रूप से, लेकिन दुर्भाग्य से ना ही वो सैद्धांतिक राजनीति में करते हैं, ना ही कर सकते हैं। ये राजनीति में सत्ता में लंबे अरसे रहने के बाद आज प्रतिपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उसको वो निभा नहीं पा रहे हैं। लंबे समय से भले ही प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश में है, लेकिन उनके यहाँ जो गुटबाजी और जो जिस तरह की फ्रेंचाइजी सिस्टम है उसमें राजनीति दुर्गति की दिशा में वे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उनके सवालों का जवाब देके हम उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ये राजनीति का ये भी अध्याय है जिसमें हम
सुचारू रूप से लोकतंत्र चलाने का प्रयास दोनों पक्षों से करता है व्यक्ति, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है वो स्पष्ट है, मध्य प्रदेश को बदनाम करना, नित नए षड्यंत्र प्रपंच कर आरोपित करना, ना ही मध्य प्रदेश के विकास में उनकी कोई भूमिका सुनिश्चित है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी मौजूद हैं। चीते जो छोड़े गए हैं वास्तव में ये अच्छा काम, लेकिन उसको बड़े ही अच्छे तरीके से उमंग सिंगार ने देश की अर्थव्यवस्था से, माफ कीजिएगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जोड़ करके प्रश्न किया है सरकार से। सवाल यहां पर यह है कि क्या वास्तव में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से विपक्ष कह रहा है तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है? क्या वास्तव में इसे चीते की रफ्तार से बढ़ना चाहिए? क्या वास्तव में जो बेरोजगारी की समस्या विपक्ष उठा रहा है, महिलाओं की जो समस्या उठा रहा है, क्या वो इतनी विकराल रूप से है जिस तरह से विपक्ष बता रहा है? रमेश शर्मा जी। देखिए, स्वाभाविक रूप से आज चूंकि आपने दो विषय रखे हैं, एक चीते को छोड़ और दूसरा प्रदेश के अर्थ, इस पर भाजपा और कांग्रेस क्या कहती है ये उन दोनों का विषय है। तो सबसे पहले चीते का छोड़ना आपको बताऊं, मेरी दृष्टि में चीतों का छोड़ना ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि मध्य प्रदेश की धरती सृष्टि के जो सबसे ज्यादा प्राचीन भूभाग जहां विकसित हुए, जहां जीवन विकसित हुए, मध्य प्रदेश की धरती उसमें से एक है। इसको पूरे दुनिया के जो अनुसंधान करता है उन्होंने अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, इन तीनों पर्वत के क्षेत्र की जो बीच की भूमि है, इस भूमि को उन्होंने संसार की सबसे प्राचीन भूमि माना। और आप कल्पना कर सकते हैं विश्व में डायनासोर का जो जीवा इसी क्षेत्र से मिला। और आज के भारत में भी इतने उतार चढ़ाव होने के बाद आज जो भारत का स्वरूप है उसमें सबसे ज्यादा वन्य केवल मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ 10 अभयारण्य है, भारत के किसी प्रदेश में नहीं है। तो स्वाभाविक से प्रकृति संतुलन से चलती है। तो जिस प्रकार जीवन संतुलन से चलता है, प्रकृति संतुलन से चलती है, तो उनका छोड़ने का अर्थ होगा कि कहीं ना कहीं वनों को सुरक्षित रखना। और स्वाभाविक रूप से चीते के मल में, चीते मूत्र में खास तौर से जहां भी गिरता है तो उसके कितने एरिया में धरती में कितनी उर्वरा शक्ति विकसित होती है, इसको पूरे वैज्ञानिक कह चुके हैं। एक लंबा विषय है पर कभी अपन चलेंगे। और वनों का संरक्षण, चीतों का संरक्षण, शेरों का संरक्षण हर सरकार करती रही है। कांग्रेस की सरकारें थी उनने भी किया। तो स्वाभाविक रूप से चीतों के संरक्षण पर हमको प्रसन्नता ही व्यक्त करना चाहिए और इस वक्त भारत मध्य प्रदेश के बाद से गौरव पर रखना चाहिए संतुलन। अब दूसरी अर्थव्यवस्था की बात, हम अर्थव्यवस्था को दो स्थिति में देख सकते हैं। एक अर्थव्यवस्था की गति और दूसरा इसका पार्ट है जिसमें कर्ज बढ़ रहा है। मैं इन दोनों को अलग अलग रखता हूँ। स्वाभाविक रूप से जो अर्थव्यवस्था की गति है वो बहुत सुंदर गति है। इस समय हम देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 3.5 से 4% की सहभागिता करते हैं। और अभी जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अगले 2 वर्षों में वो उसको 5% तक ले जाएंगे, अच्छी बात है। कहीं अगर मुद्रा परिचालन से अर्थव्यवस्था का फिगर है तो ये स्वागत योग्य कदम है। चिंता की बात इसमें यह है जितनी तेज अर्थव्यवस्था की गति हो रही है, बढ़ रहा है, उतना तेज कर्ज भी बढ़ रहा है। इस समय एक इत्तेफाक ऐसा हो गया कि जितने हम 2 प्रकार के चीजों को देख सकते हैं अर्थव्यवस्था को। एक तो आय की टोटल इनकम, हमको कितनी इनकम होती है और टोटल खर्चा कितना होता है। इसके साथ हम प्रति वर्ष जो है कितना चुकाना पड़ता है जो किसके रूप में। तो स्वाभाविक रूप से ये स्थिति चिंताजनक है। अर्थव्यवस्था की गति बिल्कुल तेज है, वो स्वागत योग्य है। उसके साथ कर्ज का बढ़ा, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि कर्ज बढ़ने पर विराम लगा करके, फुल स्टॉप लगा करके आय के स्रोतों को बढ़ाएं। मैं समझता हूँ ये चीज जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। सिद्धार्थ राजावत जी, जहां तक अर्थव्यवस्था की बात आपने की तो रमेश शर्मा जी ने इसे स्पष्ट कर दिया। हाँ, जो कर्ज की बात थी उसे रोक करके सरकार को जो है आय के स्रोत को बढ़ाना चाहिए।
इसका सुझाव उन्होंने जरूर दिया है। लेकिन अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार थी, जो रफ्तार है, वो ठीक ठाक तो है। तो कम से कम आप इन चीतों को छोड़ने पर बधाई तो दे दीजिए कि हाँ, सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है। रफ्तार की जहां तक बात थी तो वो भी ठीक ठाक चल ही रहा। जी हाँ, देखिए ये एक बहुत अच्छी बात है। मैंने सुरेंद्र शर्मा जी को सुना, जो उन्होंने बोला पर्यटन के उसके पर्यावरण के हिसाब से संतुलन के लिए बहुत अच्छी बात है, ये स्वागत करता हूँ। मेरी भी एक मैगजीन निकलती, मैं वाइल्ड लाइफ में काम करता हूँ, द पग मार्क के नाम से। तो मेरे को भी मालूम है कि अरावली के पर्वत किसने बचाए थे। 1971 में कौन कानून लेकर आया था, इंदिरा जी ने पहली बार सेब टाइगर के लिए काम किया था और शिकार के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। तो मेरे को सारा इसका ज्ञान है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूँ कि 50 छात्रों को ही स्कूटी क्यों मिली, और अभी जो 7,850 को स्वीकृति के लिए अभी भेजा है, और जो 90,000 लैपटॉप बांटने वो कब बांटेंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये इसका जो मुद्दा है, इस बात को क्यों मुद्दे से भटका रहे हैं हमारे प्रवक्ता भार्गव जी। मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूँ। दूसरा, हाँ, ये और उनको जवाब देना चाहता हूँ कि माननीय उमंग सिंगार जी किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। जो ये बोल रहे हैं कि छपास की बीमारी है, छपास की बीमारी तो माननीय पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की को थी, जो सुबह 5-7 पत्रकार और सामने आईना लगा के सुबह सच के बैठ जाते थे। भारतीय जनता पार्टी में होड़ मच गई थी उस समय। आपके रामेश्वर शर्मा जी में, कुशवाहा जी, ये व्यक्तिगत विषय और इस प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और सिद्धार्थ जी निचले स्तर पर चर्चा ले जाना चाह रहे हैं, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। जब इनके पास तर्क खत्म हो जाते हैं तो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। इस तरह के प्रवक्ताओं को ना बिठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। उमंग सिंगार जी और जीतू पटवारी जी के लिए बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ, आप ये बताइए। चलिए मूल विषय पे बात की जाए। ये देवेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये खत्म हो गया, इसलिए इस प्रकार की बेरोजगारों पे बात करेंगे। बेरोजगारी पे बोलते नहीं है। आपने आउटसोर्सिंग पे पूरा काम दे दिया है, नौकरी किसी को दे नहीं रहे हैं। क्या आउटसोर्सिंग को काम नहीं दिया क्या, पूछिए एजेंसियों को। स्कूटी की बात आपने की, लैपटॉप की बात की कि कब बांटेंगे। जी मिलन भार्गव जी, ये वादे हैं। देखिए देवेंद्र जी, ये स्कूटी हुई या लैपटॉप हुई, जो प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को, मेधावी छात्रों को दी जाती है, हमारी सरकार की योजना है, निरंतर चल भी रही है। और जिन कारणों से इसमें लेट लतीफी हुई या विलंब हुआ, ये सबके सामने स्पष्ट है। लेकिन वो भी स्पष्ट है, जब 15 महीने की कमलनाथ सरकार आई थी, उन्होंने गरीब करने वाले को मिलने वाली 10 रुपए की थाली को बंद कर दिया था, बच्चों को मिलने वाली साइकिल छीन ली थी, लैपटॉप जैसी महत्वपूर्ण योजना जिनका आज ये प्रलाप कर रहे हैं, स्कूटी, ये सारी बंद कर क्या कर रहे थे 15 महीने में? सिर्फ आईफा अवार्ड। और अभी जो पाउडर लगा के बात कर रहे हैं, तो पहली बार ही मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में देखा कि आईफा अवार्ड के जब फिल्म स्टार आते हैं तो कमलनाथ जी पाउडर लगा के रेड कलर की जैकेट पहनकर फोटो सेशन करा रहे थे। बच्चों की अधिकारों को छीन कर आईफा अवार्ड करने वाली राजनीतिक दल आज इस प्रकार का प्रलाप कर कर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का विकास हो रहा है, वो चारों तरफ से चौमुखी हो रहा है। आदरणीय रमेश शर्मा जी आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत समृद्ध और विचार रखते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश की जैव विविधता को लेकर, भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर और जीव जंतुओं को लेकर जो उन्होंने रखा, ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश जितना इंसानों के लिए सुरक्षित है, उतना ही जीव जंतुओं के लिए। टाइगर स्टेट ऐसे ही नहीं होगा, ये मध्य प्रदेश का ही सौभाग्य और सरकार की इच्छा शक्ति का प्रतिफल है कि इस प्रकार से सरकार ने काम किया। आज परिणाम सबके समक्ष है। यदि स्वागत योग्य करने वाला कोई कदम है तो विपक्ष का भी एक सैद्धांतिक पक्ष होता है कि उसको स्वीकार करे और उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करे। हर समय हर पल नेगेटिव रह के, नकारात्मक लगाकर आज वे अपने आप को खत्म कर लिए हैं। आज वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वे आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन उस आरोपों की प्रामाणिकता की और स्वीकार्यता कितनी है जनता के बीच, इसका मंथन नहीं कर पा रहे हैं। जी आज वे एक सवाल और है, एक सवाल और कर रहे हैं और जनता में कितनी स्वीकारता है उसको तो पता है। भार्गव जी एक सवाल और। जी राजावत जी आएंगे आपके पास, ठीक है। एक सब इंस्पेक्टर को किस प्रकार से गुंडे मार रहे हैं चलिए इंदौर के अंदर, उस पर जरा इनसे पूछिए।
ठीक है, जिन्होंने मारा उनको भी तोड़ दिया गया है पुलिस द्वारा, जरा उसको भी देखिए चश्मे से। रमेश शर्मा जी ने एक बात कही, तोड़ दिया है, पर इतना कैसे उनके अंदर आत्मबल बढ़ गया? अब भारतीय जनता पार्टी में आप बोल रहे हैं क्राइम पे, वो दिन भूल गए जब दिग्विजय सिंह जी गरेवान पकड़ रहे थे पुलिस वालों की। क्राइम पे जब हम डिबेट लेंगे तो इस पे बातचीत कर लेंगे, इस पे बातचीत कर लेंगे। रमेश शर्मा जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया, सम्मान दे रहे थे पुलिस वालों को गरेवान पकड़कर। नहीं, रमेश शर्मा जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और भार्गव जी उसका जवाब अगर जो दें तो वास्तव में सटीक जवाब दें तो ये पूरे जो मध्य प्रदेश की जनता है इसे सुनना चाहेगी इसका जवाब। सवाल है कि कर्ज, सरकार कर्ज ले रही है। हाँ, अर्थव्यवस्था की उन्होंने बात की कि गति से चल रही है, ठीक है, जो चीते छोड़े गए उसकी भी उन्होंने सराहना की, अच्छी बात है, लेकिन कर्ज बढ़ रहा है। क्या सरकार के पास कोई ऐसा उपाय नहीं है कि कर्ज को रोका जाए, आय के स्रोत बढ़ाए जाएं? देखिए देवेंद्र जी, जितना मैं वित्तीय प्रबंधन को समझता हूं उसमें कर्ज लेने का जो मुख्य कारण है लोकहित की योजनाएं हैं, जनहित के कार्य हैं, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है उसमें कर्ज लेकर हम जनता को राहत और सुगमता कैसे दे सकें उस स्थिति में। और कर्ज हर सरकार लेती है, ऐसी कोई भी सरकार नहीं इसने कर्ज नहीं लिया हो। अब कर्ज लेकर अपनी तिजोरी भरने वाली सरकारें भी जनता ने देखी है। आज कर्ज लेकर मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी काम, यदि ये कर्ज नहीं ले और कर लगाकर हम जनता पर भार डालें तो ये तो उचित नहीं होगा। जनता पर भी भार ना आए और मध्य प्रदेश की जनता उसको भी लाभ हो, गरीब जनता उसका भी निवाला मिल सके, उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए। इसलिए एक वित्तीय प्रबंधन का एक अभिन्न हिस्सा है जिसको लेके सरकारें करती हैं। मध्य प्रदेश की सरकार यदि कर्ज ले रही है तो उसकी पात्रता रखती है, ना ही कोई डिफॉल्टर वाली स्थिति है और ना ही कोई ऐसी स्थिति है कि हम कर्ज लेने लायक नहीं है। कांग्रेस सरकारें जो आरोप लगाती हैं, कांग्रेस की एक भी ऐसी राज्य की सरकार बता दीजिए जहां कर्ज नहीं लिया जाता हो। राजस्थान को 5 वर्षों में 2.5 लाख रुपए का कर्ज बढ़ाकर छोड़कर गए थे इनके नेता, तो उसका परिणाम क्या हुआ? सरकार से बाहर हो गए। आज जब हम काम कर रहे हैं कर्ज लेकर, जनता के जनहितैषी योजनाएं, महत्वपूर्ण योजना है जिसमें गरीब को इलाज भी मिल रहा है, उसको मकान भी मिल रहा है। आज पक्की सड़कों का जो जाल है, आज 24 घंटे बिजली देने की स्थिति में हम आए। बीमारू राज्य छोड़कर ये गए थे, सड़कें खोजे से नहीं मिल रही थी, गड्ढे वाली सड़कें हो गई थी। तो ये विकास के जो पैमाने हैं उस छूने के लिए कर्ज लेकर एक वित्तीय प्रबंधन को सुधार कर मध्य प्रदेश को संवारने का काम सरकार कर रही है। प्रयास सरकार का रहता है इसकी अधिकता ना हो, लेकिन जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए इस प्रकार के कदम समय समय पर उठाए जाते हैं और आगे बढ़ाया जाता है। जी, रमेश शर्मा जी, जैसे कि अभी आपने सुना भार्गव जी को, बहुत सुंदरता से इन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष रखा। कर्ज लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जरूरतें आ जाती हैं जिसको कर लगा करके, टैक्स लगा करके जनता पर ज्यादा भार नहीं देना चाहते, इसलिए कर्ज लेना पड़ता है। तो क्या आप भार्गव जी की बातों से संतुष्ट हैं? देखिए, इस समय जो सरकार यही कर रही है, क्योंकि कर्ज लेकर के सरकार को चलाना और नए टैक्स नहीं लगाना स्वाभाविक रूप से इस नीति पर चल रही है। लेकिन मैं आग्रह है अर्थव्यवस्था पर और सरकार और कमियों पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे चीता छोड़ने और वनों की सुरक्षा करने से। मैं समझता हूं इसी बात पर बहुत ज्यादा हमको विशेषता से चर्चा करनी चाहिए। एक बात जो मुझे अभी याद आई, क्योंकि जो हमारे जो 10 अभयारण्य है, सुरक्षित अभयारण्य 10 हैं, उसमें से ये जो 10वां अभी हाल ही घोषित हुआ है, जो रायसेन जिले से नरसिंहपुर इस पट्टी में जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं इस अभयारण्य में 2.5 वर्ष पुराने मानव सभ्यता के अवशेष निकले। अब चूंकि बस्ती चली जा रही थी, बस्ती चली जा रही थी, तो वो सारे पुरातत्व की विशेषताएं नष्ट होती चली जा रही थी। अब चीते और सिंह को वहां छोड़ने से कम से कम, और सरकार उसकी बैरिकेडिंग जैसा कर बस्तियां बच रही हैं उसको वहां से हटा रही हैं। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने नरस पट्टी में 25,000 वर्ष पुरानी विकसित सभ्यता के अंश खोजे हैं, और ये सारे प्रमाण जो है बाकणकर शोध संस्थान उज्जैन में रखे हुए हैं, सबके नाम के रखे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कुछ चीजों के हमको सीमित रहना चाहिए और विषय अंदर करके उसकी करना चाहिए। तो मैं फिर लौट के आता हूं ये चीता छोड़ने पर, बल्कि मैं तो इसके अलावा जो वन्य क्षेत्र भी है,
भी कई बार सिंह को, बाघ को और चीतों को, ऐसे प्राणियों को छोड़ा जाना चाहिए ताकि वहां प्राणियों का संतुलन बने। प्राणियों का संतुलन वन्य जीव के लिए बहुत आवश्यक होता है। आप कितना कर सकते हैं, जिस जगह यदि नील गाय और गाय नहीं होगी, जंगल में शेर नहीं रहता। कहने का अर्थ जो है, तो आखिर हिरण को नील गाय वो शेर होते हैं। अगर हिरण खत्म हो जाए, नील गाय खत्म हो जाएगी, तो शेर अपने आप खत्म हो जाता है। तो प्रकृति का संतुलन है, प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है। कई जो जीव समाप्त हो रहे थे, उन जीवों को इन अभियान में संरक्षण मिलेगा। और कितने जीव हैं जो केवल चीते की, शेर की, हाथी की मलमूत्र से उनको जीवन का सृजन होता है। कितने केंचुए हैं जो धरती को मलमूत्र में जन्म लेकर के धरती को उर्वरता क्षमता बनाते हैं। वो जो चक्र है प्रकृति का, अंधकार और अंधकार से प्रकाश, प्रकाश का, उस चक्र के संतुलन के लिए चीतों का आना, बाघ का आना मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा है। बल्कि मैं तो सरकार से, मिलन जी के माध्यम से आग्रह करूंगा कि अन्य जो अभयारण्य हैं, चीतों को और विभिन्न, चीतों की जो विभिन्न किस्में होती हैं, चीतों की प्रजातियां बहुत होती हैं, सारी प्रजातियों के चीते, सारी प्रजातियों के बाघ और सारी प्रजातियों के हिरण उसमें छोड़े जाना चाहिए। जंगल जितना सुरक्षित रहेगा, मानव सभ्यता उतनी ही दीर्घजीवी होगी। ये कह रहा हूं, ये वेद में लिखा है, वन के संरक्षण, मनुष्य के लिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में आई है। मैं समझता हूं उसके लिए वनों का सुरक्षण, उसके लिए वन्य जीव बहुत आवश्यक है। चीता छोड़ने की बात की मैं प्रशंसा, और अन्य भी छोड़े जाएं। मिलन जी के माध्यम से उनकी सरकार को यह विनती भी करना चाहता हूं। जी अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो चीतों का बहाना सरकार पर निशाना, लेकिन सरकार ने तो बढ़िया काम किया है। अगर अभयारण्य में चीतों को छोड़ा है तो वास्तव में ये होना चाहिए, प्रकृति के संतुलन के लिए होना चाहिए। और ये जो सहयोगी जीव जंतु होते हैं वनों में, उनको भी छोड़ा जाना चाहिए। हाँ, साथ ही साथ जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है तो वो तो गति पर है, लेकिन कर्ज थोड़ी सी चिंता जरूर बढ़ा रही है। लेकिन कर्ज भी इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा चिंतित हुआ जाए। इसलिए विपक्ष को चाहिए कि अच्छे कामों की सराहना करे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।